ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी अभी धमाका हुआ है और इतना भारी ये धमाका था कि यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये जगह भी अभी पूरी तरह से हिल गई थी और मेरी हार्ट बीट भी तेज हो गई है। सच में इतना भारी अभी धमाका हुआ है और उन्होंने बिल्कुल ये जो आप जगह देख रहे हैं ये जगह इस पॉइंट पे धमाका हुआ। ये धूल आप देख सकते हैं, गुब्बार उड़ रहा है और ये इस एरिया को काटने के लिए शायद अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर परली तरफ पहाड़ है, नीचे गांव है और एक धमाका उस तरफ हुआ है थोड़े 5 मिनट पहले। तो ये वो थोड़ा हल्का इसलिए महसूस हुआ क्योंकि परली तरफ हुआ, लेकिन ये वाला धमाका बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, बहुत ही खतरनाक था। तो ये चलिए आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों मेरा सीधे शब्दों में ये कहना है कि जब इस चीज़ के लिए इनकार किया गया था फिर भी ये धमाके क्यों हो रहे हैं। अगर मानिए कि चलो इन्होंने घुमारी सुगोई धार की तरफ नहीं करना था या इन्होंने धमाका घमारों की पहाड़ी के ऊपर नहीं करना था, तो क्या बीच में अब बिल्कुल अनियंत्रित एक पागलपन की तरह ब्लास्टिंग होगी? क्या उसकी निगरानी नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ये जो मुद्दे हैं ये पर्यावरण का भी मुद्दा है। इसको इकलौता सिर्फ ब्लास्टिंग का मुद्दा हम समझ लें, क्योंकि ये जो अवैज्ञानिक या अनियंत्रित जो ब्लास्टिंग है ये सिर्फ यहाँ का मुद्दा नहीं है, सिर्फ अंबुजा सीमेंट का। ये अल्ट्राटेक हो, एसीसी हो, बघेरी प्लांट या हिमाचल में अन्य जगहों पर या बाहर कहीं भी जहाँ जहाँ ये इंडस्ट्रीज है, ये अवैध खनन, अवैध माइनिंग जो हो रही है, इसके खिलाफ अलग अलग जगह पर धरने हैं। तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये चल क्या रहा है एक्चुअली। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ है सामने आपको नजर आ रहे होंगे, ये चारों तरफ आपको धूल सी एक नजर आ रही है। आपको शायद विदित होगा कि पीछे अभी हाल फिलहाल में जो डिजास्टर आपने देखा, जो प्रलय आपने देखा और कहा कि प्रकृति का वो भयानक रूप, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो धूल है, ब्लास्टिंग से घरों में दरारें, जान माल का नुकसान जो बना हुआ है, रात को घर से लोग बाहर निकलना पड़ रहा है, इतनी तरह का ये गुंडा राज जो चल रहा है, इसको तो आप देख ही रहे हैं। ये तो एक मुद्दा है कि चलो लोगों की घरों में दरारें। दूसरी तरफ ये पर्यावरण का मुद्दा है, क्योंकि मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप याद कीजिए कि आखिरी बार बारिश कब हुई थी। आखिरी बार हमारे खेतों में हल हमने कब चलाया था। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं चलाया है, खेती बाड़ी नहीं की है, वो लोग भी यहाँ पर कमेंट में बताएं कि क्या कारण है। कारण स्पष्ट है दोस्तों, किसी तरह की बारिश नहीं हो रही है। और बारिश क्यों नहीं हो रही है ये सबको पता है। जो अवैध माइनिंग, जो अवैध ये खनन चल रहा है, जो काला बाजारी है, इसके कारण हमारे जो पर्यावरण पर सीधा असर पड़ा है। ये आपने चाहे सराज आपता है, चाहे मंडी में आपने देखा, आपने रामपुर में देखा, किन्नौर, आपने पंजाब में देखा कि यहाँ से बहते हुए वो नदी नालों का जो आक्रोश और जिसे कहा था कि प्रकृति नाराज हो चुकी है, वो किन किन जगहों में वो देखने को मिला। जो लोगों के साथ हादसे हुए, जान माल खेती सब खत्म हो गया, सब तबाह हो गया। तो ये बारिश जब होगी तब लोग खेती बाड़ी करेंगे, जब खेती बाड़ी होगी तब उससे फसलों से कुछ उगेगा, तब लोग अपना जीवन का निर्वाह करेंगे। बारिश के बिना आप मुझे बताइए कि कितना भी व्यापार हो, कितने धन दौलत, कितनी गाड़ियां हो, कुछ भी हो, ये कैसे चलेगा। अभी आपने हाल फिलहाल में आप देख रहे हो कि बारिशें हो रही तो इतना ज्यादा हो रही है कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। और जब अभी नहीं हो रही है, आपको पता है कि खेतों में अभी फसलें लगाने का समय था, एक सीजन निकल चुका, दूसरा सीजन अभी तैयार हो रहा था, लेकिन क्या लगाएंगे उन खेतों में, आप हमें बताइए। जब बारिश की एक बूंद खेतों में नहीं है ऊपर से, और हम दोष देते हैं प्रकृति को, हम दोष देते हैं अपने अपने भगवान को, हम दोष देते हैं जिस शक्ति को मानते हैं उस शक्ति को, लेकिन ये शक्ति कोई और नहीं है, ये वही शक्तियां हैं जिनके खिलाफ यहाँ पर और अलग अलग जगहों पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन जारी है। अभी यहाँ पर सवाल ये है कि क्यों बेचा गया इन कंपनियों के हवाले, अंबुजा अडानी सीमेंट हो या एसीसी सीमेंट बरमाना हो,
या अल्ट्राटेक हो या देश में अन्य जगहों पर जहां जहां ये खरीद फरोख्त हो रही है जमीनों की, क्या इसमें लोगों को दोष देना चाहिए? मैं अक्सर देखता हूं कि लोग यहां पर कमेंट करते हैं कि आपने जमीनें बेची, अब भुगतो। कि लोगों ने आपने को पहले सोचना चाहिए था जमीनें क्यों बेची गई। लेकिन 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 यहां पर एक सवाल जो आपका है और उसका जवाब जो मैं अभी देने वाला हूं। देखिए, जमीन किसान या लोगों या किसी गांव के कारण नहीं बिकती। जमीनें जो बिकती है इसका अवार्ड होता है सरकार के द्वारा। सरकार जमीनों का अधिग्रहण करती है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके साथ मिलकर बॉन्ड साइन होते हैं और उसके लिए नोटिफिकेशन होती है। अवार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में जाकर अवार्ड होता है, क्योंकि लोगों को पहले इंटीमेट किया जाता है कि आपकी ये जगह जाने वाली है। अब किसी ने देनी है ना देनी है ये अलग चीज है, लेकिन सरकार ने तो ले ली है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारों ने जमीनें लेनी होती है हमसे, क्योंकि कॉरपोरेट तभी काम करेगा, फिर उससे ये उद्योग लगते हैं, जैसे सीमेंट बन रहा है, फिर ये अवैध खनन होता है। अब अवैध खनन, अब लोगों का कंट्रोल इसमें क्या है? लोगों ने वो जमीनें नहीं बेची, लोगों ने नहीं कहा कि हमारी जमीनें खरीदिए, लोगों ने नहीं कहा कि हमें पैसा चाहिए, लोगों ने ये नहीं कहा कि हम लोग बिना कंपनी को जमीन बेचे भूखे मर जाएंगे। इसमें सीधी चीज ये है कि सरकार ने अगर जमीनें बेच दी, इसको हम मानते हैं, क्योंकि सरकार के पास, सरकार ने हमारे पास ये जमीनें दी थी। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो जमीनें लोगों के पास होती थी, तो राजा जब चाहते थे तब कर लेते थे, जितना जी चाहता थे उतना कर लेते हैं। बस फर्क इतना है कि आज भी हमारी जमीनें, हमारे नाम जरूर उसमें है, लेकिन जो मालिक है वो कोई और है। पहले राजा होते थे, आज सरकार है। तो सरकार ने हम लोगों से जब जमीनें ली तो हमसे पूछा नहीं जाता है। जब कोई 4 लाइन बनता है, जब कोई नेशनल हाईवे आप देख ले 4 लाइन का काम चल रहा है, तो वहां पर ये पूछा नहीं जाता है आपका घर तोड़ दें या नहीं तोड़े, नहीं पूछा जाता है। लोगों को सीधे नोटिफिकेशन होती है और उनके घर पे उनको कहा जाता है कि ये रेट आपको मिलने वाला, आप लीजिए और जाइए। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही चेहरा, अलग ही पहलू, 4 लाइन की बात अलग है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कोई पूछने वाला नहीं है, नीचे गांव है, नीचे लोग रहने वाले हैं, गुंडई है। यहाँ पर कोई किसी को पैसा नहीं मिलता, यहाँ पर सीधे अवार्ड होता है और लोगों को फिर कहा जाता है कि आप भागिए, अपनी जान बचाइए, आप जिम्मेवार हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि अब सोचने को तो ये लग रहा है कि सिर्फ ये मांगू, बागोरनाल, घमारो, दाड़ला घाट सूली में प्लांट लगा है, या नियर बाई रोडी, ये धामी, यहाँ तक ये इफेक्ट हो रहा है। संघोई, हरसंगधार, चंडी, कशलोग, चनावग, इन जगहों में आपको लगता होगा कि इसके आसपास हो रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका जो प्रभाव है ये पूरे जिले पर होता है। आज आप देख सकते हैं कि शिमला में कोई फोटो नहीं खिंचाएगा आने वाले समय में। जो बर्फ पड़ती थी, जो स्नोफॉल होता था, आज आप देख रहे हैं कि कहाँ गई वो बर्फ, कहाँ गया वो केंद्र शिमला का, जिसको एक स्नो हिल के नाम से जाना जाता था। आज कहाँ पड़ रही है बर्फ? आज खत्म हो चुका है सब कुछ। आज आने वाले समय में लोग शिमला में फोटो खींचने के लिए नहीं आएंगे, शिमला में इसलिए आएंगे कि देखिए यहाँ पर ये पहाड़ियाँ आज बिल्कुल नंगी हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा बढ़ने वाला है कि जिसकी हम आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए, एक इमेजिन कीजिए, थोड़ा आंखें बंद कर एक बार ध्यान कीजिए, सोचिए कि ये जो पहाड़ है जब ये खत्म हो जाएंगे, सामने मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शिमला की पहाड़ियां हैं, उधर धामी शिमला की। जब शिमला में कोई आदमी आएगा घूमने के लिए तो वो इन पहाड़ों को देखेगा कि ये जो पहाड़ हैं और ये कट चुके होंगे आने वाले समय में, और उसके कारण ये पहाड़ों में जो पेड़ हैं वो लोगों को एक प्योर ऑक्सीजन देने का काम जो करते थे, वही पेड़ जो बादल में वाष्प पैदा करके भाप बन के बारिश जो हमारे खेतों में आती थी, जिससे लोग अपनी जिंदगी काटते थे, वो
सब पहाड़ खत्म हो चुके हैं, वो पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे मेरा यही आग्रह है हाथ जोड़कर कि कभी भी ये मत बोलें कि तुम लोगों ने जमीनें बेची। इस जमीन में सिर्फ सरकार और बीच में लेने वाले उनका हाथ होता है, और फिर कहा जाता है कि आपकी जमीन एक्वायर हो चुकी है, पहली बात। और इसका प्रभाव जैसे कि मैंने बताया, अभी यहां से शुरू करें दाड़ला घाट से, तो सोलन जिले में पूरे में इसका प्रभाव पड़ता है। चाहे शिमला में ले लीजिए, चाहे यहां से थोड़ा नीचे अगर आप जाएंगे दाड़ला घाट से आगे की ओर, तो मलोखर जगह है, बरमाणा में वहां पर एसीसी है, अल्ट्राटेक है बिलासपुर की तरफ, और फिर बघेरी प्लांट है। नालागढ़ के लोगों का हाल देखिए, वहां पर सड़कों की जो दुर्दशा है, जो हाल है, वो किसी से छिपी नहीं है। वहां पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। मैं भी जब मेरा ससुराल नालागढ़ में आता है कि एरिया में आता है, तो मैं वहां के लोगों को सुनता हूं। तो वहां के लोगों का ये कहना है, नालागढ़ में जो गड्ढे हैं, लोग कहते हैं कि आप कौन सी गाड़ी में आए। फिर किसी का कहना होता है हम ऑल्टो में आए, किसी का कहना अब छोटी गाड़ियां लोगों के पास होती है। तो उनका ये जवाब रहता है कि यहाँ पर बोलेरो गाड़ी का होना जरूरी है, यहाँ पर थार गाड़ी चाहिए। आप हमें बताइए दोस्तों, आज जो मैं ये मुहिम चला रहा हूं, इसमें लोगों की जो सोच है उसको बदलना बहुत जरूरी है। आपकी सड़कों में अगर गड्ढे हैं, नालागढ़ में गड्ढे हैं, बद्दी में गड्ढे हैं, वहां पर धूल है, सड़कें रोड खराब है, बिलासपुर में या कंपनी का ये एरिया है, हमारी सारी सड़कों में गड्ढे हैं, सारा खराब है। दाड़ला घाट में आप देखिए जो चौक है, वो हब जहां पर कंपनी ने लिखा है ग्रीन, हमारा जो मिशन है कि पर्यावरण हरा भरा रहे, लोग स्वस्थ रहें, वो कहाँ हो रहा है, और डेवलप होना चाहिए, वो कहाँ है। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल गड्ढों की तरफ मत कीजिए कि हम महंगी गाड़ी लेंगे। यही तो इनकी राजनीति है कि लोगों को पैसा दें, अच्छी गाड़ियों में घूमें, अच्छे घरों में रहें। ये अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने वो सड़कें बनाई, क्या उन गड्ढों की जिम्मेवारी आम जनता की थी? क्या पहले तो जनता को इससे बाहर नहीं आना चाहिए कि ये कहना चाहिए कि आप बोलेरो गाड़ी लीजिए, थार लीजिए? ये तो फिर उसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्रो करने की बातें कही जा रही है। इसके एवज में, इसके बदले में, जबकि ये बातें होनी चाहिए कि उन सड़कों को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। ऑल्टो छोड़िए, पैदल चलने वाला या साइकिल चलने वाला आदमी को भी उस गड्ढे का सामना ना करना पड़े। ये जिम्मेवारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है, उनको देखना पड़ेगा। और क्यों जिम्मेवारी है? क्योंकि लोगों की जान खतरे में है, कोई स्पीड से रोड पर नहीं चल सकता। नालागढ़ से घूम के थोड़ा बिलासपुर की तरफ जब हम आते हैं, वहां पे आप देखिए कि जो कंपनीज है, चाहे अल्ट्राटेक है, चाहे एसीसी है, वहां को जो वातावरण है, पंचगाई की तरफ आगे चले जाएं, और यहाँ पर मलोखर से आगे जितने भी गांव आते हैं उनके हाल देखिए। बागा की तरफ आप जाइए, नीचे लोगों का रहना बहुत मुश्किल है। दाड़ला घाट सुली में आप देख सकते हैं, रौड़ी में कुनकुनु गांव है, छांबला गांव है, और वहां पे दाड़ला मोड़ है, और नीचे जितने भी गांव हैं उन गांव में स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, सोराइसिस जैसी दिक्कतें आ रही है, किसी को एस्थमेटिक, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वो क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए आप वहां पर हाल, रास्तों के हाल देखिए। ये जिम्मेवारी किसकी है? इसीलिए कह रहा हूं कि ये जिम्मेवारी होती है उन्हीं कंपनी की। और उस सरकार ने जब वो जमीनें लोगों से अब ले ली है, तो उस जो एरिया है, जो प्रभावित एरिया है, जिन जगहों को मैंने नाम लिए, उन सभी की जिम्मेवारी बनती है कहीं ना कहीं इस अडानी लॉबी जो यहाँ पर कार्य कर रहा है, या जो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो अलग अलग जगह पर एसीसी, अल्ट्राटेक, बघेरी प्लांट या दाड़ला घाट में, उन लोगों की ये जिम्मेवारी होती है। और हमारे लोगों ने जमीनें कभी नहीं बेची दोस्तों। ये कभी मत कहिए कि लोगों ने जमीनें बेची है। सरकार ने अवार्ड करके पूंजीपतियों को बेची है, उनके हवाले कर दी है। और आज हाल ये है कि उनको उचित मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये लोगों को लड़ाने के लिए, लोगों को बोलने के लिए, ये आपस में मुद्दे बेबुनियाद मुद्दे होते हैं कि लोगों ने जमीनें क्यों बेची। लोगों के हाथ में नहीं है। अभी दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, आपने सुना होगा किन्नौर में अभी नो मीन्स नो, अब और नहीं चाहिए, एक मुहिम चल रही है।
वहाँ पे एक्टिविस्ट जो लोग हैं, वहाँ पे मेरी बात हो रही है, उन लोगों का ये कहना है कि हमने ये इन प्रोजेक्ट्स का बहिष्कार करते हैं, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। उन लोगों ने बिल्कुल वहाँ पर जगह जगह पर बिल्कुल सरकार के खिलाफ ये कह दिया है कि हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास, क्योंकि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है उसमें जितने भी जब इनकी शुरुआत होती है तो जो पहाड़ है उन पे ब्लास्ट किए जाते हैं, उनको काटा जाता है, जो नदियां हैं उनके रास्ते बदले जाते हैं, और उन नदियों को कहीं ना कहीं उसके पानी को जो है उसका यूज करने के बजाय उनके रास्ते अलग अलग दिशाओं में भेजकर वो पानी सूख जाता है। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बारिशें होगी? क्या ये जो एरिया है, अब ये किन्नौर की बात है कि किन्नौर में वहां चल रहा है आंदोलन, लोग खड़े हो चुके हैं, लोग सड़कों में आ चुके हैं, नो मीन्स नो, हम नहीं देंगे। लेकिन जो यहाँ की भी अगर हम बात करें या वहां की जहां जहां ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या ये इंडस्ट्री सीमेंट प्लांट जो है, ये अवैध खनन अवैध माइनिंग हो रही है, ऊना में आपने सुना होगा, ऊना में वहां पर गोलीबारी हो रही है, गोलीबारी तक शुरू हो गई है लोगों के साथ, अवैध माइनिंग, अवैध खनन, इलीगल जो खनन हो रहा है। तो उन ऊना के लोगों का क्या कसूर है? अब अवार्ड सरकार ने किया, सरकार ने जमीनें बेच दी कंपनी को, आज क्या लोगों को धरने देकर अपने लिए न्याय करना पड़ेगा? क्या लोगों को, क्योंकि गोलियां खानी पड़ेगी, क्योंकि इलीगल माइनिंग है, ये इलीगल काम होते हैं, अवैध है। अवैध इसलिए है क्योंकि ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है, या हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, या 4 लाइन जो हो रहे हैं, नीचे 4 लाइन हो रहा है, या रेलवे लाइन है, ऊपर गांव के गांव बसे हैं। ब्लास्ट होता है उन टनलों को बनाने के लिए बड़े बड़े अनियंत्रित अवैज्ञानिक तरीके से, और उन लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। तो किसकी गलती है, कौन है जिम्मेदार? इस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं। अभी किन्नौर के बाद आपने 4 लाइन के बारे में देखा होगा कि 4 लेन जो निर्माण है उसकी क्या जरूरत थी इतनी, आप हमें बताइए। लोग बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल। यहां पर मैसेज आ रहा है, ऊना राजपुरा सबसे बड़ा भंडार है, 364 टन ट्राई यूरेनियम ऑक्साइड, शिमला, काशा और कलाड़ी समृद्ध बेल्ट लगभग 170 टन यूरेनियम। ये देखिए, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं माफी चाहूंगा, मुझे पंजाबी में पढ़ना नहीं आता, क्योंकि मुझे हिंदी में आता है, तो लेकिन मैं आपकी बात जरूर पहुंचाऊंगा महेश जी, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब लोगों के मुद्दे हैं, या पढ़ सकते हैं कमेंट में भाई साहब, और आप लोग, इन लोगों का मुद्दे कौन उठाएगा? और जो उठाता है उसके खिलाफ FIR, उनके खिलाफ गोलियां चल रही हैं। गोलियां कौन चलाएगा? क्योंकि 2 नंबर के लोग बीच में है, ये 2 नंबर के लोग चलाएंगे, और उनके, मुझे भी पता है, मुझे भी गोलियां खानी पड़ेगी, मुझे भी जेल के रास्ते जाना पड़ेगा, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन हम बोलेंगे क्यों नहीं? अगर मिलीनियर देश छोड़कर भाग रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी से दरकिनार कर रहे हैं, इन मुद्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, हम हर उस जिले, हर उस क्षेत्र का, हर उस पीड़ित, हर उस जगह की आवाज उठाने का हमारा अधिकार है। क्यों सरकार इन मुद्दों को के खिलाफ, लोगों की जमीनें एक्वायर करने के बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती इन इंडस्ट्रीज के खिलाफ? क्या बात है? अब 4 लाइन की हम बात कर रहे थे। 4 लेन में जितनी जो विकास हुआ, चलो हम मानते हैं कि कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लेह लद्दाख की तरफ 4 लाइन गया तो वहां पे हमारा आर्मी एरिया है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं LAC एंड LOC में, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो रहती है, वहां पर हाल फिलहाल में देखा था कि चाइना के साथ विवाद हुआ, तो हमारे आर्मी वहां पर 4 लाइन की वजह से दिक्कत आई, वहां पर समय की रहता है, और बर्फ के टाइम में हालात ऐसे रहते हैं कि प्लेन से आना या हर जगह वो पॉसिबल नहीं था। उस चीज को हम समझते हैं, उसके समर्थन में भी है, बट क्या जरूरत पड़ गई उस 4 लाइन को फिर 4 लेन का एक हवाला देकर उस विकास के नाम पर इतना बड़ा ये प्रलय कर दिया गया, लोगों की जिंदगी के साथ यहां पर खिलवाड़ कर दिया गया? क्यों चाहिए? और जब ये पहले ही पता था, जो 4 लाइन है अभी बिलासपुर जो है भानुपल्ली
के पास रेलवे, उसमें हम बाद में आते हैं रेलवे की तरफ, पहले जो 4 लाइन बन रहा था उनके ऊपर जो घर थे आपने जगह जगह देखा, जो गांव के गांव थे वो जमीनें बैठ गई और वो लोग उनका शिकार हो गए। जब अब इसके पीछे बात किसकी आती है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, उस पर हम आगे आते हैं, कौन कौन विभाग है और किसकी लापरवाही से ये होता है। लेकिन इतना विकास नहीं चाहिए हम लोगों को। क्या करेंगे उस विकास का? जब लोग ही नहीं होंगे तो विकास का क्या करेंगे? जब ये लग्जरी गाड़ियां हैं, ये घर मकान, ये बिल्डिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़ी बड़ी इमारतें, जब इनमें रहने के लिए हम आप जैसे लोग नहीं रहेंगे तो क्या कर लेंगे उस विकास का? जो ये जहर, ये हवा, आप देख सकते हैं दिल्ली का मुद्दा कोई भी उठाता है कि दिल्ली में AQI 500 के पार हो गया, वहां की हवा में जहर और वहां पे ये होगा। लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज लग रही है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है। ये जो जितने भी यहाँ पर चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट ले लीजिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा प्रथम श्रेणी पर आता है हिमाचल प्रदेश। क्यों किन्नौर में नो मीन्स नो का वहां पर नारे चल रहे हैं? क्यों लोग बहिष्कार कर रहे हैं? हिमाचल को एक अड्डा बना दिया गया है विकास के नाम पर, इन पहाड़ों को तोड़ने का, ये टनलें बनाने का, ये रेलवे 4 लेन लाने का, ये रेलवे 9 लाने का। क्या हिमाचल ही एकमात्र एक रह चुका था? और जब हिमाचल नहीं रहेगा, हमारे पहाड़ नहीं जाएंगे, तो कहां जाएंगे वो लोग? कहां गुजर बसर करेंगे? हमारे जीव जंतु आज जगह जगह आप देख रहे हैं, मैं न्यूज में सुन रहा हूं कि भालू ने शिकार कर दिया और लगातार शिकार कर रहे हैं, कहीं चीते कहीं बाघ। चलो फेक भी है, मैं इस चीज को मानता हूं। क्यों वो लोग घरों तक पहुंच चुके हैं लोग? क्योंकि ऊपर उनका जो घर था, हमारा घर, हमें अपना दर्द तो पता है कि हम घर में रह रहे हैं, लेकिन उन जानवरों का, उन पशु, उन पक्षियों का जो जंगल में ही निर्वाह करते हैं, उनके घर क्या है? उनके घर ये जंगल है दोस्तों। उनका प्यार है, उनका लगाव है। आपके घर पर जब दरार आती है या आंच आती है, ये इंडस्ट्री जो धमाके करती है, आप तो निकल जाते हैं सड़कों पर। हम आप लोग तो धरने कर लेते हैं या किसी के पास शिकायत देते हैं। वो किसके पास शिकायत देंगे? वो कहां जाएंगे? क्यों इस बात को देखा नहीं जा रहा है? क्यों ये सब चीजें हो रही है? जो हिमाचल सरकार है वो क्यों चुप बैठी है अभी तक? ये भी दोस्तों एक सवाल है। क्या हिमाचल सरकार की कोई यहां पर ड्यूटी नहीं बनती है? और अभी जो आपको पता है कि रेलवे, जो भानुपल्ली रेलवे लाइन है, आपने देखा कि जो बिलासपुर से अभी कनेक्ट हो रही है, आगे लेह लद्दाख के लिए भी जा रही है। वहां पर कई जगह पर नैना देवी के पास जो टनल है वहां पर लीकेज पाई गई। और आगे जगात खाना के पास हम बात कर लेते हैं, या कोट है, गांव कोट, वहां पर भी धस रही है जमीनें, क्योंकि ब्लास्ट किया जा रहा है बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर, अनियंत्रित ब्लास्टिंग की जा रही है उन टनलों को बनाने के लिए। क्या उन लोगों की जिंदगी नहीं है? और पूरा का पूरा वहां पर अनुसूचित वर्ग का एक परिवार ऊपर बैठा है और नीचे ये अवैध ब्लास्टिंग की गई उन टनलों को बनाने के लिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है दोस्तों कि क्या ऐसा विकास होना जरूरी है? और पहले से ये सारी चीजें पता थी। अब इन सब चीजों के पीछे EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे कि ये हुआ कैसे। और जो EIA के जो एक्सपर्ट है, उन्होंने पहले से सही से रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाते वो लोग, जबकि उन लोगों को ये साफ पता था कि आने वाले समय में यहां पर ये इंपैक्ट होने वाला है, लोगों की जिंदगियां खतरे में होने वाली है। वो सिर्फ क्या गूगल से DPR उठाकर वहां से रिपोर्ट बना देना उनका काम है? क्यों मौके पर आकर उन लोगों ने रिपोर्ट्स नहीं बनाई? ये सवाल है उन लोगों से, उन नुमाइंदों से भी सवाल है। क्यों ठेकेदारों के भरोसे काम छोड़ दिया जाता है? अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल में 3 से 4 महीने पहले एक वहां से निर्णय आता है कि ये ठेकेदारों के भरोसे नहीं छोड़ा जाए,
इस पे जो एक्सपर्ट है, EIA के जो एक्सपर्ट है, उनको सख्त ये आदेश दिए थे कि आप इनका टेक्निकल जांच करने के बाद ही किसी 4 लाइन या रेलवे लाइन को एक रिपोर्ट तैयार करके अनुमति दे लीगली। लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। क्या जो लोग वहां पर बैठे हैं, भानुपल्ली की बात करें या 4 लाइन में नीचे बात करें हम, जुगात खाना के पास कोट गांव, ये जो है वहां पर बिलासपुर, वहां पर वैज्ञानिक जो ब्लास्टिंग हो रही है, जब पता था सबको, फिर क्या सभी लोगों को धरने से ही अब अपनी बात रखनी पड़ेगी? क्या सरकार इतनी मजबूर हो चुकी है कि लोगों की बात सिर्फ धरने के जरिए पहुंचानी पड़ेगी? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है भैया। लोग क्या करें? धड़ाधड़ टनलें बनाई जा रही है, धड़ाधड़ 4 लाइन रेलवे लाइन जो बनाई जा रही है बिलासपुर से लेह लद्दाख की ओर जो काम चल रहा है, क्या वहां पर लोगों को, वहां पर धरने पे बैठे हुए हैं लोग? और आगे भी जो टनलें बन रही है, लेह लद्दाख के लिए जा रहा है ये, तो वहां पर मतलब सभी लोगों को पहले से तैयार होना पड़ेगा कि धरने दे। क्या EIA को पता नहीं था अपनी रिपोर्ट बनाने से पहले? क्या DPR गूगल से रिपोर्ट बनाकर वो इनका काम इतना ही है? क्या मौके पर नहीं जाना चाहिए था? एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने का काम यहां पर हो रहा है। तो ये जो गैर कानूनी जो काम हो रहे हैं, जो ब्लास्टिंग हो रही है, इसी के खिलाफ तो हम कह रहे हैं कि ये पर्यावरण का भी मुद्दा है, लोगों की जिंदगी का मुद्दा है, उसके साथ खिलवाड़ क्यों हो रही है? अभी आप देख रहे हैं कि अभी FIR हो रही है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं। मेरे ऊपर 2 FIR हो गई है, सिविल सूट। परसों अभी 15 तारीख को अभी कोर्ट जाना है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, जाएंगे। जब जब समन आएंगे जाएंगे, समन हजारों आ जाए कोई बात नहीं, हर बार जाएंगे, कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, पुलिस का भी दबाव हम समझते हैं। और उन वकील भाइयों से कि भाई लोगों, आप भी हिमाचल के ही हो, आप भी इसी हिमाचल की देवभूमि में रहने वाले हो, आपको शर्म आनी चाहिए कि जो आवाज उठ रही है, आप वहां पर वकालत कर रहे हो हम लोगों के खिलाफ, जो सच के लिए, जो पर्यावरण के लिए, जो लोगों के हितों के लिए, जो इस जो इंडस्ट्रीज है इनके गुंडे राज के लिए, या जो गलत हो रहा है उसके लिए जो आवाज उठा रहे हैं, आप उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, आपने सुना होगा पिछले कल हाई कोर्ट में याचिका दर्ज हुई है बरमाणा में, ACC जो प्लांट है उसकी, कि वहां पर बरमाणा में, और जो उसके वहां पर भी हम वकील हैं, क्योंकि मुहिम तो अभी जाग रही है, लोगों को पता है हमारा राज्य स्तरीय हम इसको कर रहे हैं, हमारे भी चलो आगे, उनका बहुत बहुत पहले धन्यवाद, क्योंकि वो सच की आवाज उठा रहे हैं। ऐसे भी वकील है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और याचिका दर्ज की और सख्त निर्देश दिए, किस बात के? क्योंकि वहां पर बरमाणा में इतना काम, अवैध इलीगल काम, गैर कानूनी ये धंधा चला दिया, जिसके लिए हम लोग यहां पर भी प्रोटेस्ट में बैठे हैं कि खनन मिनरल्स निकालने के लिए वो पहाड़ तो काटा ही, लेकिन नीचे इतना गहरा वहां पर गड्ढा कर दिया कि प्राकृतिक एक नदी वहां पर बन चुकी है। दोस्तों, ये हाल है इस इंडस्ट्री का, इनको नहीं लेना देना है लोगों की जमीनों के साथ। और जो वहां पर शिकायत ये थी, याचिका जो दर्ज हुई है, कि वाटर लेवल तक कंपनी ने खुदाई कर दी और वहां पर एक झील बन गई। अब यहां पर भी बात खत्म नहीं हुई, यही इंडस्ट्रीज वहां पर क्या कर रही है बिलासपुर में, अब उसका प्रभाव तो हर जगह है। वो जो खनन में से जो इनका खराब माल निकल रहा है, चाहे मिट्टी हो चाहे कुछ भी, उस डस्ट को डंपिंग करके गांव की दूसरी तरफ फेंक रही है, गांव के ऊपर भी डाल रही है, और जो नदी बन चुकी है उसमें डाल रही है। पहली बात कि जो पानी का वाटर लेवल जो है, स्तर है, वहां तक खुदाई करना क्या अवैध है? क्योंकि इलीगल है, इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिए। तो वहां के भी जो लोग हैं बिलासपुर एरिया के, मैं बात कर रहा हूं ACC, मैं बात कर रहा हूं अल्ट्राटेक में, हर जगह की, तो वहां पर भी नुकसान हो रहा है, पीड़ित है। ये क्या चल रहा है भाई? क्या गोरख धंधा है ये? तो उन वकील भाइयों को मैं कहना चाह रहा हूं कि आप हमें भेज सकते हैं, कोई बात नहीं, समन हम आएंगे, कोर्ट के में भी आएंगे, बट थोड़ी शर्म तो कीजिए। जो अच्छे भाई लोग हैं उनका धन्यवाद है, वो भी आवाज उठा रहे हैं, तो हमारे भी वहां से
राज्य स्तर पे हम लोग भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी कार्रवाई हम लोग भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डर किस बात का है? ऊना में गोलियां चलने का हालात तो आपको पता है, और अवैध माइनिंग के चलते यहां तो गोलियां खानी ही पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार हैं, गोलियां भी खाएंगे। आपको पता है अभी कोई ना, क्योंकि मेरा उठना तो तय है, मुझे चाहे कोई भी विभाग उठाएगा, उठाएंगे तो उठाएंगे। जब बड़े बड़े लोग आज आतंकवादी का टैग लगाकर जेलों में चले गए हैं, तो मेरा भी उठना तय है, गोलियां भी खाएंगे, उठा लीजिए, जहां भरना है वहां ले जाना है वहां ले चलिए, जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम इनके रास्ते पे चलने वाले हैं। कोई बात नहीं, हम खड़े हैं, हम हर चीज का जवाब देंगे, सच को दबने नहीं दिया जाएगा। और अभी बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि प्लास्टिक बंद की जाए, प्लास्टिक बंद होना चाहिए। क्या प्लास्टिक बंद हो गया? आज आप किसी दुकान पे जाते हैं तो बिस्किट, कुरकुरे, लेज, किसी भी तरह के आप कोई भी सामान, सारी चीजें प्लास्टिक में है। कपड़े लेते हैं प्लास्टिक में है। तो ये मेरा कहने का मतलब, ये चल क्या रहा है? और जब पूछा जाए कि ये प्लास्टिक क्यों यूज हो रहा है, जब हम जैसे लोग पूछते हैं कि प्लास्टिक का अगर हिमाचल में बहिष्कार है तो क्यों हो रहा है, तो कहते हैं कि वो तो पतला प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक मोटा नहीं है। पतला या मोटा हो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक है यार भाई। ये किस तरह का लॉजिक है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ये धांधली, क्यों ये गुंडागर्दी हो रही है? मतलब अगर प्लास्टिक के लिए इतने बड़े बड़े वो किए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, प्लास्टिक बंद होना चाहिए, और वही प्लास्टिक नदी नालों की तरफ से जाकर हमारे जो मवेशी है उन तक पहुंचता है। सड़कों पर कितनी गायें छोड़ी है, कितने हमारे पशु है, वो लोग खाते हैं, और फिर बाद में उन्हीं का इलाज करने के लिए एनजीओज खोले जाते हैं कि इनके पेट में रसौली हो गई, ये हो गया, वो बीमार हो रहे हैं। आज आपको पता है ये प्लास्टिक कितना बहकर कहां जा रहा है? इतनी आबादी हो चुकी है, 800 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है पूरी दुनिया में। मैं सिर्फ हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात तो यहां से ही शुरू हो रही है ना। ये इलीगल अवैध खनन चल रहा है, यहां पर चल रहा है, इसलिए यहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि वो प्लास्टिक बहकर समंदर में जा रहा है। समंदर में हमारे छोटी छोटी मछलियां हैं, जीव, इस तरह के जीव है, हजारों लाखों तरह के, जिन्होंने इस जो ये हमारा पर्यावरण है इसको मेंटेन किया है। और जब वो प्लास्टिक खाते हैं, वहां के जो जीव है, जलचर जो हैं, वो मर रहे हैं वहां पर, क्योंकि वहां का भी एक अपना इन्वायरमेंट है, समंदर का। अगर समंदर के सारे जीव मर जाएंगे, फिर आप बताइए कि क्या बैलेंस रहेगा हमारा पर्यावरण? मेरा ये कहना है, हर जगह प्लास्टिक है, कहीं तो जा रहा होगा। सरकार कहती है हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो भैया प्लास्टिक है, वो बंद होना चाहिए। क्यों सरकार इस पे मनमानी रोक नहीं लगाती है? और उसके बाद आते हैं जर्दा, गुटखा, ये मिल रहा है आज, और बोला जाता है, सरकार बोलती है हम चिट्टा रोक देंगे। अरे चिट्टे को कैसे बंद कर पाओगे? प्लास्टिक तक नहीं बंद कर पाए, एक जर्दा तक बंद नहीं। आप किसी भी चौराहे की दुकान पर, एक किसी चटपटे कुरकुरे या किसी बीड़ी वाले की दुकान पर जाके देखिए, किसी किराने वाले के पास 2 नंबर में हर कोई जर्दा बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है, पान मसाला बेच रहा है। क्या ये चीज होनी चाहिए? बर्दाश्त करने लायक है ये चीज? सरकार क्यों इन चीजों पे, क्या कितना बड़ा प्रेशर है? क्या सिर्फ बड़े बड़े बैनर लगाने से ये मुद्दे छुप जाएंगे? आज जर्दा लेने दुकान पर जाता है जो इंसान, वो 10 रुपए का जर्दा 35 रुपए में 2 नंबर में दिया जा रहा है। हर काम 2 नंबर में हो रहा है। और चिट्टा बंद करो अभियान, मतलब चिट्टा बंद हो जाएगा, प्लास्टिक और ये अपना जर्दा तो बंद नहीं हो पाया। ये बात दोस्तों कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने वाली नहीं है। धरने पर बैठकर इस पहाड़ से सिर मारने का हम लोगों का क्या मकसद है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, दिख सब रहा है, लेकिन जो बोलेगा तभी तो इनके कानों तक बात पहुंचेगी, और जू नहीं रेंग रही है। हैरानी की बात है।
और आप कमेंट में देखिए, सबसे पहले मुझे एक और चीज आ रही है कि लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत से लोग फॉलो भी नहीं करते हैं, ऐसे ही निकल रहे हैं। फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सच की आवाज है उसको पहुंचाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। अब जो ये लाइव है, इसको आप जब शेयर करेंगे अपनी स्टोरी पर, तो वो ज्यादा लोगों तक चीज पहुंचेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे ना, लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, कि अब सोल्यूशन क्या हो, क्योंकि सम अप भी इसको करना जरूरी है। पहले तो सोल्यूशन से पहले CSR के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। अंबुजा सीमेंट की ही अगर मैं बात करूं, दाड़ला घाट में 5 करोड़ लगभग, मतलब 5.25 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ समथिंग अमाउंट CSR का आता है। वो खर्च होना होता है उन प्रभावित गांव या इलाकों या जगहों पर जहां पर पर्यावरण से या किसी भी तरह से इफेक्टेड है। उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, उसके बारे में कोई पता नहीं है। और कंपनी की, क्योंकि CSR का मतलब ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्यों पल्ला झाड़ती है। अभी आपने जो आपदा देखी हाल फिलहाल में, मैं उसी पे आ रहा हूं कि ये कारण किसी भगवान का, किसी प्रकृति का नहीं है। ये इन पूंजीपतियों को बढ़ावा ही एक महज कारण है। और आपने देखा कि जब ये प्रलय आया, चाहे सराज आपदा हो, मंडी से लेके पूरे हिमाचल में अलग अलग जगहों पर, रामपुर, किन्नौर में और पंजाब में, आप देखिए किस तरह से लोगों की जमीनें खत्म हो गई, लोगों की गाय भैंसे डूबती रही, लेकिन सब चुप रहे। क्यों प्रशासन चुप है? क्यों ये सारी चीजें हो पाई? और आपने ये भी देखा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कई व्लॉगर, अलग अलग तरह के लोग, अब कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है सोशल, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर घर घर जाकर स्कैनर भेजकर लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या सरकार को वहां पर नहीं आना चाहिए था? और जो चंद कुछ सरकारी अधिकारी पहुंचे भी, वो 2,000-5,000 रुपए एक पीड़ित को राशि के रूप में देखते हैं, सहायता राशि का नाम देते हैं उसको, बड़े बड़े फोटो लगाते हैं अखबार में, बड़े बड़े बैनर निकालते हैं। चल क्या रहा है ये? क्या आम आदमी को, क्या सोशल मीडिया में मैं अभी कोई बात उठा रहा हूं, हमें ये बातें उठानी पड़ेगी? हमें स्कैनर भेजने पड़ेंगे? टैक्स किस बात का हम लोगों से लिया जाता है? क्या लोगों का घर टूटा, प्राकृतिक आपदा से टूटा, या इस अवैध खनन से, इस गुंडई से अभी लोगों के घर नीचे खतरे में है, नुकसान हो रहा है? क्या हम लोग धरने पर बैठकर, हमारी जिम्मेवारी है? जब इन जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है या नेचुरल डिजास्टर, ये बड़े बड़े ये इन कॉर्पोरेट की वजह से, इनको खुली छूट देने की वजह से जो ये तांडव हुआ, क्या इनकी जिम्मेवारी हम लोगों की है? हम घर घर जाकर लोगों की आवाज उठाएं? क्या एक नागरिक प्रूव करेगा? क्योंकि जो मिलीनियर है, जो करोड़पति है, वो तो हर साल लाखों की तादाद में भारत देश को छोड़कर जा रहे हैं। उनका सीधा कहना है, भाई हमारे पास करोड़ों रुपए है, हम 50 करोड़ का फ्लैट मुंबई में लेते हैं, और जब खिड़की का शीशा खोलते हैं तो जहरीली हवा 1000 AQI, मतलब 15 से 20 सिगरेट जितना एक आदमी पीता है, उतना धुआं हम अपने फेफड़ों में दे रहे हैं। तो 40 करोड़ या 50 करोड़ का फ्लैट लेने के बाद हम क्यों इस देश में रहे, क्यों इस जहरीली जगह में रहे? ये उन लोगों का कहना है। वो भाग रहे हैं देश छोड़कर यहां से। इट मीन सिर्फ हम जो मध्यम वर्गीय है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, उसको अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेवारी है। उन लोगों को यह कहा जाता है जमीनें क्यों बेची। आपने हाल फिलहाल में अभी मीटिंग में देखा, SDM महोदय अर्की से आए थे, निशांत तोमर जी, और बाकी पुलिस की बड़ी छावनी थी, हमारा धरना वहां पर भी चल रहा था दूसरी तरफ। और हम लोगों को किस तरह से वहां कहा जाता है कि आपका अवार्ड हो चुका है। मतलब मेरी तो जमीन नीचे है, मेरा तो अवार्ड नहीं हुआ है, बिना मतलब से घर टूट रहे हैं इस ब्लास्टिंग से, और मेरे साथ बहुत से 40 से 50 और प्रभावित घर हैं जिनके घरों में दरारें हैं। लेकिन जो बाकी लोग थे, उन लोगों को यह कहा जाता कि आपका अवार्ड हो चुका है। अरे अवार्ड तो सरकार ने करवाया, सरकार ने किया, लोगों ने थोड़ी कहा कि हमारी जमीन लीजिए। लोग थोड़ी, और बात करें 1962 की, आप याद कीजिए जब हरित क्रांति आई थी,
जब देश में खाने के लिए द्वितीय विश्व के बाद खाना नहीं बचा था, ये जमीनें बंजर हो चुकी थी, लोगों को 2 रोटी निवाले के लिए तड़प तड़प कर मरना पड़ रहा था, तब यही सरकार, यही लोग, यही मंत्री जिनके सलाहकार है, जो लाखों रुपए के पैसे लेते हैं, वही सरकार केंद्र सरकार से लेके घुटनों पर हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए उन हम ही किसानों के पास आए थे कि माई बाप, आप एक बार बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, इस देश को, इस जहर को अपने खेतों में डालने पर मजबूर किया था, जिसको आज यूरिया और पेस्टिसाइड जो हम खेतों में डालते हैं और जिससे तड़प तड़प कर हम लोग छोटी बड़ी बीमारियों से मर रहे हैं। क्या वो भूल गए हैं वो सरकार के नुमाइंदे? आज आप बोलते हैं कि लोगों ने जमीन बेची। नाम के सिर्फ मालिक है, नाम के। जब मन करता है 4 लाइन से घरों के घर तोड़ दिए जाते हैं, जब मन किया जाता है 4 लाइन और रेलवे लाइन निकाली जाती है, नीचे से टनलों पर धमाके किए जाते हैं। यहाँ पर कंपनीज हमारे आसपास लगी है, सीमेंट बनाने के नाम पर यह अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग जगह जगह की जाती है और टनलों के ऊपर बने जो घर है उनको बारे में नहीं सोचा जाता है। EIA जो रिपोर्ट्स हैं वो DPR के थ्रू फर्जी रिपोर्ट बना दी जाती है, जबकि सबको पता है कि उन लोगों को दिक्कत आ रही है, उन लोगों के घर टूट चुके हैं। क्या सिर्फ विकास किया जाएगा, बाकी विनाश लीला जो हो रही है उसके लिए कुछ नहीं किया जाएगा? ये सवाल है मेरा उन सभी से। और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, उसमें क्या किया है आपने? कितने लोगों को रोजगार दिया? मैं अपने इलाके की अगर बात करूं, गांव मांगू, ग्याना, घमारो और दाड़ला घाट से अपना चंडी, कशलोग, हरसंगधार, चनाव और जितना इफेक्टेड ये एरिया है, ग्याना, बडोग, पाटी, यहाँ पर अभी जो कंपनी के MOUs हैं उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि इफेक्टेड जो एरिया है, प्रभावित परिवार लोग हैं, उसमें बहुत से एरिया आता है, उसमें दाड़ला घाट भी आता है, धामी आता है, मतलब बहुत से एरिया उसमें आते हैं। तो वहां से जॉब 70% लोगों को स्थायी रोजगार देने का एग्रीमेंट हुए हैं पहले से, और ये कागजों में लिखी गई है दोस्तों ये बात। और मैं आपको ये, क्योंकि मैं फैक्ट्स के साथ पहले दिन से बात कर रहा हूं और मैं ये फैक्ट्स हैं कि यहां पर ग्राउंड लेवल पर 70% छोड़िए, 30% रोजगार भी लोगों को नहीं मिला है, और वो भी उनमें से ज्यादातर लोग चाटुकार है कंपनी के, और 30% में से भी 5% जो चाटुकार है वही रेगुलर है, बाकी बचे वो ठेकेदार के पास दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, और उनको डराया धमकाया जाता है कंपनी की तरफ से कि अगर आप आवाज उठाएंगे या आप किसी तरह का प्रोटेस्ट या कोर्ट जाएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से शोषण किया जाता है। क्यों सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? स्थायी रोजगार 70% को मिलना चाहिए था। एक और आंकड़ा, 2022-23 में 28 कर्मियों को, कोई मैनेजर थे, कोई सुपरवाइजर थे, कोई लैंड डिपार्टमेंट में थे, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट थे, अंबुजा अडानी सीमेंट में, दाड़ला घाट में, एक ही जगह से 27 से 28 लोगों को बिना किसी रीजन के निकाल दिया गया, बिना किसी रीजन में। अडानी ग्रुप की तरफ से, हमारे ही भाई है वो यहाँ के, पहले रोजगार नहीं दिया गया, फिर जो कंपनी में पहले से किसी तरह से लगे थे, किसी तरह से स्थानीय लोग थे, उनको निकाल दिया गया, और जिन्होंने विरोध किया उनको, जिनका थोड़ा मजबूत हाथ था, किसी को गुजरात भेज दिया गया, किसी को अलग अलग जगह भेज दिया गया। मतलब ये चल क्या रहा है? हमारी जमीनें और हम लोगों के साथ गुंडाई की जा रही है। ये बहुत गहन एक सवाल है कि सरकार क्यों नहीं इसके खिलाफ, जबकि सरकार को सब पता है कि क्या हो रहा है। MOU सरकार के पास है, R&R जो पॉलिसी है 1994 की वो उनके पास है, किसी तरह की कोई भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, हर चीजें तो सरकार